नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं देशहित। बाबा के बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई। अब तक आपने बुलडोजर के खिलाफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं को आवाज उठाते सुना होगा, लेकिन अब यूपी से बीजेपी के विधायक ने बुलडोजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कानपुर से बीजेपी एमएलए सुरेंद्र मैथानी ने योगी राज में सरकारी इंजीनियर को धमकी दी है और कहा है कि बुलडोजर अगर आया तो घुसेड़ दूंगा। विधायक जी की ये भाषा, ये तेवर इंजीनियर के खिलाफ है या फिर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल के खिलाफ? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए। बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इस नहर में घुसेड़ दूंगा। बुलडोजर को नहर में घुसेड़ने की धमकी देने वाले विधायक जी ने अपना नाम खुद ही बता दिया। नमस्कार, सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में जो कुछ बाकी रह गया मैं बता देता हूँ। सुरेंद्र मैथानी कानपुर की गोविंद नगर सीट से बीजेपी के एमएलए हैं। कई मौकों पर बुलडोजर बाबा के साथ भी इन्होंने फोटो खिंचाई है और बुलडोजर एक्शन की तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इन्होंने अपनी कई तस्वीरें सहेज कर रखी हैं। लेकिन बात तस्वीरों की नहीं, बगावत की है। बीजेपी का कोई नेता अब तक योगी के बुलडोजर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका, लेकिन सुरेंद्र मैथानी ने बुलडोजर वाले इंजीनियर को फोन पर ऐसे हड़काया कि खुद योगी ने सुना होगा तो हैरत में पड़ गए होंगे। हाँ नमस्कार, सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। ये मनोज जी, तुमने कब ज्वाइन किया है यहाँ पर? 16 मार्च को। और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में। नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है? ये गंदा काम बंद कर दो। विधायक ने सिंचाई विभाग के इंजीनियर मनोज सिंह को धमकाते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम भी लिया और उसकी अगली लाइन में ही बता गए कि बुलडोजर लाओगे तो बुलडोजर के साथ साथ सबको नहर में घुसेड़ देंगे। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए। और दिख गया तो समझ लेना, फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसेड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना। इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, मेरी आवाज को टेप कर लो, ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओगे। आखिर विधायक जी बुलडोजर पर इतना बौखलाए हुए क्यों हैं? अब इसकी वजह समझिए। इनके विधानसभा क्षेत्र में हलुआ खंडा नाम की जगह पड़ती है, जहां से सिंचाई विभाग की नहर गुजरती है। प्रशासन का दावा है कि नहर की जमीन पर दोनों तरफ ढेरों अवैध निर्माण किए गए हैं। सिंचाई विभाग ने 26 जुलाई को करीब 50 घरों पर नोटिस लगा दिए थे। नोटिस में सबको घर खाली करना था। विधायक को पता चला तो उन्होंने अवैध निर्माण की हिफाजत में सिंचाई विभाग को धमकी दे दी। अब सवाल यह है कि जब नदी के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर अकबर नगर को तोड़ा जा रहा था, तब बीजेपी के सभी नेता ताली बजा रहे थे। लेकिन कानपुर में नहर की जमीन पर अवैध कब्जा के खिलाफ जब बुलडोजर चलने की बारी आई तो बाबा के विधायक ही उग्र हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ यूपी में बुलडोजर के खिलाफ बीजेपी में ही बगावत शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी ओर बाबा का बुलडोजर रुक नहीं रहा। कल तो मोदी की काशी में ही योगी का बुलडोजर चलने लगा। निशाने पर 2 होटल थे। होटल मालिक का दावा है कि मुसलमान होने की वजह से उनके होटल को निशाना बनाया गया। ये वही कहानी है जिसमें बाबा का एक अफसर सिरमार खान बन गया। ये दोनों ही तस्वीरें वाराणसी की हैं, उसी वाराणसी की जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। पहली तस्वीर में होटल पर बुलडोजर से हमला हो रहा है और दूसरी तस्वीर में होटल मालिक पर सिर से हमला हो रहा है। सिर से हमला करने वाला अफसर कौन है? वही है जो बुलडोजर लेकर होटल तोड़ने पहुंचा था। योगी के इस अफसर का पूरा नाम आलोक कुमार है। वाराणसी शहर में एडीएम हैं।
होटल पर बुलडोजर एक्शन के विरोध को इन्होंने अपने हेडशॉट से किस तरह दबाने की कोशिश की, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आते हैं इस आलीशान होटल पर। आमने सामने दो होटल हैं, एक बनारस कोठी और दूसरा होटल रिवर पैलेस। वाराणसी विकास प्राधिकरण का दस्ता पूरी तैयारी के साथ यहां पहुंचा था। बुलडोजर अपना पंजा चला रहा था, पुलिस भी मौजूद थी और आसमान से ड्रोन भी नजर बनाया हुआ था। और हाँ, होटल पर बुलडोजर के साथ साथ हथौड़ा भी चल रहा था। ये फ्रंटेज है जहाँ पे सीढ़ियाँ, जहाँ पर सब कुछ था, इसको तोड़ करके एक तरह से नस्तनाबूद कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अगर बीडीए वाराणसी विकास प्राधिकरण की माने तो ये कार्रवाई आगे चलती रहेगी और इसको जमींदोज करने का का जो है निर्देश बीडीए वाराणसी विकास प्राधिकरण को मिला है। ये दोनों होटल एक ही आदमी का है, नाम है मोहम्मद फारूक। इनका आरोप है कि इनके होटल को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये मुसलमान हैं। हमारे साथ इसलिए उत्पीड़न हो रही कि हम एक साथ अकेले मुसलमान हैं इस स्टेट के अंदर और हमारे यहाँ हम साल में 12-13 भागवत कथा और शिव पुराण होती है। हम बहुत ही कम पैसे में भागवत कथा शिव पुराण कराते हैं और लोग गुजरात से आते हैं। अभी हमारे यहाँ गुजरात से लोग आए थे, भागवत कथा करा रहे थे, लाइन काट दिया, पानी काट दिया। मोहम्मद फारूक ने जी न्यूज को बताया कि इनके दोनों होटल के नक्शे को प्रशासन ने पास किया था। वाराणसी के कमिश्नर ने साल 2019 की रिपोर्ट में भी होटल के निर्माण को सही बताया था, जबकि प्रशासन का दावा है कि होटल अवैध है और ग्रीन जोन के दायरे में है। खाली करने का पूरा मौका दिया गया, बार बार इनको नोटिस दिए गए, इनकी बिजली कटवाई गई, पानी कटवाया गया कि आप अपने सब खाली कर दीजिए। इनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था। नदी किनारे 50 मीटर के दायरे में निर्माण पर पहले से ही रोक लगी है, लेकिन प्रशासन के मुताबिक ये होटल वरुणा नदी के किनारे 50 मीटर के दायरे में बने हैं और इसलिए यहाँ बुलडोजर चलाया गया। वाराणसी से दिनेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाबा का बुलडोजर अक्सर चर्चा में रहता है। विपक्ष योगी सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि यूपी में बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ ही चल रहा है। लेकिन अब मैं जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें योगी कहीं नहीं है और यूपी भी कहीं नहीं है। यह खबर है दिल्ली की और खबर यह है कि देश की राजधानी में 54 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला है। जिस तरह लखनऊ के अकबर नगर में मस्जिद पर बुलडोजर चला था, ठीक उसी तरह दिल्ली में भी एक मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। जमीन पर पड़ा ये मलबा उस मस्जिद और मदरसे का है जिसे इसी बुलडोजर से तोड़ा गया। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में बस अड्डे के पास 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराने मदरसे डीडी के बुलडोजर की चपेट में क्यों आ गए, अब इसे समझ लीजिए। दिल्ली के सराय काले खां में मौजूद तकरीबन 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराना तकरीबन मदरसा आज डीडीए के बुलडोज़र के तहत कार्रवाई के तहत ये तोड़ दिया गया। मेरे पीछे की ये जगह आप देख रहे हैं, ये अब से पहले एक मस्जिद होती थी यहाँ पर और एक मदरसा था। जो मदरसा बताया जा रहा है तकरीबन 40 साल पुराना था और मस्जिद सन 72 यानी 1972 से यहाँ पर मौजूद थी। और जो ज़मीन है ये प्राइवेट लैंड थी जिसको डीडीए के मुताबिक सन 1982 में एक्वायर कर लिया गया था। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि 1982 में डीडी ने एक्वायर तो ज़रूर कर ली थी, लेकिन इसका मुआवजा यहाँ के लोगों ने नहीं लिया था। ये ज़मीन सरकारी थी। डीडीए लंबे समय से इस जगह को अतिक्रमण से आज़ाद कराना चाहती थी, लेकिन काफ़ी समय तक मामला अदालत में चलता रहा। 1 महीने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को जमीन खाली कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद शनिवार को डीडीए ने मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इसके साथ एक शर्त थी, 4 हफ्तों के अंदर इनको इस ज़मीन के बदले में कहीं दूसरी जगह अलॉट की जाए। जब कोर्ट ने ये पूछा कि आप इस ज़मीन को कब तक खाली करेंगे, तो जो पिटिशनर थे उनके लॉयर ने बोला कि 1 हफ्ते में, जिसकी मियाद कल ख़त्म हो गई और आज इस पर बुलडोज़र डीडीए का चल गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, जो यहाँ पर अब बुलडोज़र चलाया गया है, 54 साल पुरानी मस्जिद और 40 साल पुराने मदरसे को जो ज़मींदोज़ किया गया है यहाँ पर,
कोर्ट में किस तरीके से पैरवी की गई, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों ने भुगता। अदालत में यह बात तय हो गई थी कि मस्जिद के लिए 4 हफ्ते में किसी दूसरी जगह पर जमीन दी जाएगी। मस्जिद कमेटी को अब मस्जिद के लिए जमीन का इंतजार है। दिल्ली से सैयद मुबश्शिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, लेकिन बिहार में शराब पर भी बुलडोजर चलाया जाता है। बिहार के सिवान में डीएम के आदेश पर 4500 लीटर शराब पर बुलडोजर चलाया गया। यह सिवान की पुलिस लाइन का ये वीडियो है, वहां की ये तस्वीरें हैं। जमीन पर शराब की पन्नी और बोतलें आपको दिख रही होंगी और उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये करीब 50 लाख रुपए की शराब बताई जा रही है, जिसको पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया। जिसे पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने जब्त किया था और अब उस जब्त बोतलों को बुलडोजर के जरिए कुचल दिया गया। यूपी बीजेपी में योगी सरकार के भीतर घमासान मचा हुआ था। विपक्षी दल लगातार कटाक्ष कर रहे थे। पहले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए, आला कमान से मिले और अब दिल्ली में यूपी के मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों से डेरा डाले हुए थे। आज पीएम मोदी ने जिस अंदाज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ सभी मुख्यमंत्रियों के सामने की, उससे अब विपक्ष को भी जवाब मिल गया है। साथ ही यह माना जा रहा है कि यह तारीफ यूं ही नहीं की गई है। यूपी बीजेपी में कलह की कहानियों के बीच आखिरकार पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। दरअसल कई दिनों से लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर यूपी सरकार के बॉस यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा का केंद्र बने हुए थे। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने भरी सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधे, उससे सब कुछ साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास रूप से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी सरकार राज्य में एक ऐसी योजना चला रही है जिससे देश के अन्य राज्यों को भी अपने यहाँ लागू करना चाहिए। वो लोग पूछ रहे हैं जिनके लिए सत्ता और सरकार और संगठन दोनों परिवार के पॉकेट संस्करण हो। दिल्ली में हुई बैठक पर राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह हर राज्य के प्रमुख मंदिरों के विकास की योजना बनाने की बात पर जोर दिया गया। साथ ही पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना पर जोर देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से इन कार्यक्रमों को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा है। अब केशव प्रसाद मौर्य और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली से उत्तर प्रदेश वापस आ गए हैं और माना जा रहा है कि दिल्ली के मंथन के बाद उत्तर प्रदेश में अब सियासी जो घमासान मचा हुआ था वो थम जाएगा। वैसे पीएम से योगी की मुलाकात और बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने आज भी तंज कसने में देरी नहीं की। योगी जी और अमित शाह जी और मोदी जी में कितना प्यार है ये भी अब छुपा नहीं है, सबको पता है। तो अब एक ज़माने में पार्टी विद अ डिफरेंस के नाम से जाने वाली पार्टी आज पार्टी विद डिफरेंसेस के नाम से जानी जा रही है और इसीलिए अब उसका सिमटना पूरे देश में शुरू हो गया। भले ही योगी आदित्यनाथ यूपी लौट गए हों, लेकिन यूपी की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का नया दौर शुरू होना तय है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। फिलहाल विधानसभा की सियासत से ब्रेक लेकर अखिलेश यादव संसद में विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। अखिलेश के इस कदम के बाद सवाल था कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की विरासत किसे सौंपते हैं। चाचा शिवपाल से लेकर पीडीए फॉर्मूले की चर्चा तेज थी, लेकिन अखिलेश यादव ने इन अटकलों से आगे की लकीर खींच दी है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या अखिलेश यादव की साइकिल पीडीए फॉर्मूले से आगे निकल चुकी है? क्या अखिलेश यादव के पीडीए में ए के मायने अल्पसंख्यक के साथ अगड़े भी हो गए हैं? इन सवालों का जन्म दिया है लखनऊ से आई तस्वीर में, जब अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की विरासत माता प्रसाद पांडे को सौंप दी। हम लोग विपक्ष में रहे हैं, हम जानते हैं हमारी क्या जिम्मेदारी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
जो जिम्मेदारी दी है मैं पूरे अपने साथियों के सहयोग से पूरी तरह से निर्वहन करूंगा। सुबह से नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन नामों की सुगबुगाहट तेज थी उनमें माता प्रसाद पांडे का नाम दूर दूर तक नहीं था, लेकिन शाम होते होते सियासी पंडितों की भविष्यवाणियों को विराम देते हुए अखिलेश ने विधानसभा में योगी के सामने माता प्रसाद पांडे पर दांव चला। माता प्रसाद पांडे यूपी की 12% आबादी वाले ब्राह्मण समाज से आते हैं। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, 7 बार से विधायक हैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से उत्साहित अखिलेश यादव का पूरा फोकस 2027 विधानसभा चुनाव पर है। पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए अखिलेश लोकसभा चुनाव में आधी लड़ाई तो जीत गए, लेकिन बहुमत के पार पहुंचने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को विस्तार देने की तैयारी में है। वैसे भी पीडीएफ फॉर्मूले में ए का प्रयोग सुविधानुसार सियासी इस्तेमाल अगड़े और अल्पसंख्यक के लिए किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्षत्रिय नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए सामने आई थी। ऐसे में अब सपा ने ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए सियासी दांव चलना शुरू कर दिया है। ये वोट बैंक बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है और अब सपा ने इस पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं ताकि 2027 की राहें आसान हो सकें। कैमरामैन रामबालक साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। 2007 में ब्राह्मण वोट बीएसपी के साथ गया तो मायावती बहुमत से सत्ता की सीढ़ी चढ़ी थी और अब अखिलेश भी इसी ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूले को धार देने की तैयारी में है। अखिलेश की इसी सियासी प्रयोगशाला के प्रयोग लखनऊ में नजर आ रहे हैं। लखनऊ ऋत्विक पांडे हत्याकांड में अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाए तो ऋत्विक के घर ब्राह्मण प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला कर सांत्वना के साथ सियासी संदेश भी दे दिया, जो एसपी ने नेताओं की जुबान पर सुना जा सकता है। पूरा ब्राह्मण वर्ग अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, कॉर्नर्ड महसूस कर रहा है, भाजपा की सरकार में इग्नोर्ड और ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है उसे जानबूझ के उसका अपमानित किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज की तारीख में ब्राह्मण वर्ग पूरी तरीके से भाजपा से नाराज है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह अखिलेश यादव ने बीएसपी के कोर वोट बैंक पे सेन लगाई, उसके बाद अब उनके सियासी कदम बीजेपी के कोर वोटर की तरफ बढ़ रहे हैं। ऋत्विक हत्याकांड से लेकर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर माता प्रसाद पांडे की ताजपोशी इसी सियासी आह की मानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है, तो दूसरी ओर नंबर 1 भड़काऊ भाईजान बनने की होड़ सी भी लगी हुई है। मौलाना तौकीर रजा सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों 1 महीने तक कांवड़ यात्रा बर्दाश्त करनी पड़े। वो कह रहे हैं कि आपसे 5 मिनट की अजान बर्दाश्त नहीं होती, आपसे 10 मिनट की नमाज बर्दाश्त नहीं होती, हम तो 1 महीने बर्दाश्त करते हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी की बीजेपी सरकार को हिटलर शाही से जोड़कर भड़काने का नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर क्यों सबसे बड़ा भड़काऊ भाईजान बनने की होड़ लगी हुई है। सवाल तो यहां पर यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाई हुई है, मामले का निपटारा हो चुका है, कहा यह गया है कि स्वेच्छा से जो चाहे नेम प्लेट लगा सकता है, तो फिर ऐसे भड़काऊ बयान की जरूरत क्यों है। हमारे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं है, हम आपका 1 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मौलाना का भड़काऊ बयान। लोगों को तकलीफ होती है, लोगों की नींद खराब होती है। क्या कांवड़ यात्रा को बर्दाश्त करते हैं तौकीर रजा? 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है। नमाज और अजान से क्यों की गई कांवड़ यात्रा की तुलना? ये न्याय है या अन्याय? कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को भड़काने की साजिश। हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, हमें उस पर दिक्कत है, उस पर ऐसा है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयानों की फहरिस्त में एक और बयान की एंट्री हो गई है। सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान कर पलटने वाले जनाब तौकीर रजा ने जताई है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार को निशाने पर लिया, कहा हम पूरे महीने कांवड़ यात्रा को बर्दाश्त करते हैं, आपसे 10 मिनट का नमाज बर्दाश्त नहीं होता।
10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कावड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है, पूरे रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। ये न्याय है या अन्याय? सावन की पहली तारीख से ही विवादित बयानों का दौर जारी है। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट के फैसले का खूब हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुद्दा शांत हुए बमुश्किल 1 हफ्ता ही बीता था कि तौकीर रजा को सदियों पुरानी परंपरा आहत कर गई। कांवड़ियों के लिए किए जाने वाले इंतजाम से दिक्कतें आने लगी। महीने कावड़ के नाम पर रास्ते बंद कर देते हैं, हाईवे जाम कर देते हैं। 10 मिनट में और 1 महीने में कितना बड़ा अंतर है भाई। तो आपको हमारे 10 मिनट बर्दाश्त नहीं है, हम आपका 1 महीना बर्दाश्त कर रहे हैं। हिंदू तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है, सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। ये अन्याय है, इसके खिलाफ तमाम हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तौकीर रजा के इस भड़काऊ बयान का मुद्दा जी न्यूज के कांवड़ समागम में भी उठा। हिंदू धर्मगुरुओं ने जहां इसे समाज के लिए गलत बताया, तो वहीं मुस्लिम स्कॉलरों ने तौकीर रजा के इस बयान से किनारा कर लिया। जैसे अभी ये कह रहे थे, हम तो हिंदू भाइयों को बुलाते हैं, उनको कावड़ में उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन उससे पहले उनको रोकिए जो हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की प्लानिंग करते हैं, उनके खिलाफ इनको पहले बोलना चाहिए। तौकीर रजा ने कोई पहली दफा ऐसा बयान नहीं दिया। ये वही तौकीर रजा हैं जो कभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद देश में महाभारत की चेतावनी देते हैं, आजम खान को जेल भेजे जाने पर सरकार से हिसाब बराबर करने की बात करते हैं, सीएए वापस नहीं लेने पर गलियों में खून बहाने की धमकी देते हैं, बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी कर सिर काट कर लाने वाले के लिए 5 लाख के इनाम का ऐलान करते हैं। और अब तौकीर रजा कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर नफरती बयान दे रहे हैं। एक तरफ तौकीर रजा है तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी। कांवड़ यात्रा में लगे दुकानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन ओवैसी कांवड़ के बहाने अब यूपी सरकार की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। वो हिटलर के उस फैसले की याद को ताज़ा करता है और हमारे भारत के आईन की दफा 17 ये कहती है कि कोई भी किसी भी किस्म से अनटचेबिलिटी को उसको फरोग नहीं देगा। इन बयानों के बीच देश भर में कांवड़ यात्रा जारी है और इस यात्रा के बहाने ऐसे नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी कोई मौका नहीं गंवा रहे। लेकिन ऐसे में सवाल है कि इन बयानों के जरिए बार बार लोगों की भावना को भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन अब जाकर होश में आया है। लेकिन जिन छात्रों की जान गई उनका क्या कसूर था? जिन बच्चों की जान गई उनके सपनों को भी इस लापरवाह सिस्टम ने हमेशा के लिए जल समाधि दिला दी। इस सिस्टम के खिलाफ छात्र सड़कों पर आ गए। परिवार वालों का सब्र टूट रहा है, लेकिन सियासत वही, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की। आखिर देशहित में कब ऐसे लापरवाह सिस्टम को डुबोया जाएगा? कब तक ऐसी लापरवाही का शिकार आम लोग होते रहेंगे? यह बड़ा सवाल है। यहां प्रदर्शन हो रहे हैं। ये छात्र गुस्से में हैं। कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है। पुलिस हालात काबू करने में जुटी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद सरकार और प्रशासन होश में आया है और कार्रवाई की खानापूर्ति शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के कोचिंग सेंटर बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई तो इस पर राजनीति भी शामिल हो गई। जिस सिस्टम ने इन छात्रों की जान ली, वही सिस्टम अब अपना दुख जताने, सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। हादसे के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने आप सांसद स्वाति मालीवाल मौके पर पहुंची। दिल्ली सरकार से मनमुटाव के चलते स्वाति मालीवाल अपनी ही सरकार के खिलाफ जांच और एफआईआर की बात कह रही हैं।
सरकार के मंत्रियों की और जो एमसीडी के मेयर हैं और काउंसलर हैं और एमएलए हैं जो दिल्ली सरकार के, उनकी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी आंखें ऐसे मोड़ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है। वहीं दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी इस हादसे को हत्या बताते हुए केजरीवाल सरकार को गुनहगार बता रहे हैं। कैसी संवेदनहीन हो गई है अरविंद केजरीवाल की सरकार। बारिश के पहले नाले नहीं साफ कराते। कितना बड़ा खतरा है। हम हत्या की श्रेणी में रख रहे हैं, ये हत्या है। श्रेया यादव, तानिया सोनी, नेविन डालविन। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले इन तीनों यूपीएससी एस्पायरेंट्स की जान बारिश के पानी ने ले ली। दरअसल दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी थी, जहां हादसे के वक्त 17 बच्चे हर रोज की तरह अपनी तैयारी में मशगूल थे। बारिश और पानी भरने से बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए और पानी का प्रेशर बढ़ने से पानी बेसमेंट में तेजी से भरता चला गया। पुलिस के मुताबिक शाम 7 बजे सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया, लेकिन 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना तक मुश्किल हो रहा था। हादसे के बाद यूपीएससी एस्पायरेंट्स पर गुस्सा है। ओल्ड राजेंद्र नगर के स्टूडेंट्स ने एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 2021 में एमसीडी की ओर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर को सर्टिफिकेट जारी किया गया। इसमें कहा गया था कि बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज की अनुमति है, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। घटना के बाद एमसीडी ने कहा कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चलाई जा रही थी। अब इस पूरे मामले में कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इन 3 मासूम छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब किसके पास है? ब्यूरो रिपोर्ट, द मीडिया। और चले आगे बढ़ते हैं, बात बलूचिस्तान की। बलूचों पर पाकिस्तान लगातार अत्याचार कर रहा है। पाकिस्तान की सेना हो या पुलिस, बलूचों की जिंदगी में जहर घोल चुके हैं। और ऐसे में अब बलूचों ने भी कसम खाई है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। बलूचिस्तान में बगावत का बिगुल फूंका जा चुका है। बलूचिस्तान के लोग चीन के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। पाकिस्तान के तीसरे टुकड़े होने का कैसा है ट्रेलर, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ बलूचों ने ग्वादर में गदर का ऐलान कर दिया है। हमारा बच्चा मर रहा है, आप लोग हम लोगों को नहीं छोड़ रहे हो। पाकिस्तान की नापाक आर्मी और दुस्साहसिक पुलिस बलूचों पर सीधे फायरिंग कर रही है। ये सबूत है पाकिस्तान की दरिंदगी के। अंधाधुंध फायरिंग को तक और शीशहानी वजह आज या तो पाकिस्तान का जुल्म जिंदा रहेगा या फिर बलूचों का ये साहस उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराकर रहेगा। ग्वादर में लाखों की भीड़ जुटती देख पाकिस्तानी सेना, सरकार और पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने भी ठान लिया है कि आज ये अपने हक की लड़ाई अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। इसलिए पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ इन्होंने जंग आजादी का आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों का प्रदर्शन बलूचों के नरसंहार का विरोध के लिए किया गया है। पाकिस्तान और चीन के लिए भी ये विरोध है। चीन के आर्थिक गलियारे का भी ये विरोध है। प्राकृतिक संसाधनों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और सबसे बड़ी बात कि बलूच राष्ट्र के अस्तित्व की मांग की जा रही है। यानी आज जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, वो तो बस ट्रेलर है, जो कि बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के टूटने का ये नया काउंटडाउन शुरू हो रहा हो। बलूचिस्तान की अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर के कर रहा है। चाइना बलूचिस्तान में अपने सीपीईसी के प्रोजेक्ट्स को लगातार चला रहा है और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से वो बलूचिस्तान के अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कब्जे में आने वाला ये सबसे बड़ा प्रांत है।
प्राकृतिक संसाधनों के यहाँ पे भंडार हैं। सोना, कॉपर, नेचुरल गैस और तेल जैसे प्राकृतिक भंडार यहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ के संसाधनों पर चीन की नजर है। चीन का सी पैक भी यहीं से होकर गुजरता है। मतलब साफ है कि चीन की चाल भी बलूचों का दमन करने से जुड़ी है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट से माल कमाना चाहता है। बलूच यकजहती कमेटी यानी BYC ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो बलूचिस्तान में दमन, शोषण, बर्बरता की जो प्रक्रिया है लगातार जारी है। चाइना का शोषण भी लगातार जारी है। इसी वजह से बलूचिस्तान के लोग, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अन्य शहर हों, सभी जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी अब ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचों के विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अब तक 200 गिरफ्तारियां की हैं, जबकि पुलिस और पाकिस्तान की आर्मी की नापाक कार्रवाई में 14 लोग जख्मी हो चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की क्रूरता के खिलाफ बलूच लोगों ने राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान ने हिस्सा लिया है। बलूचों की आर पार की इस लड़ाई पर अब पूरी दुनिया की भी नजर है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कैसे अपने चाटुकारिता में चालबाज चीन और खुद के लिए बलूचों की जिंदगी तबाह करने पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मीडिया। बात रूस से आई तस्वीरों की, जिन्हें देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। समंदर में भारत की शक्ति को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सलाम किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इंडियन नेवी को पुतिन की सलामी। ये वीडियो समंदर में भारत की शक्ति का प्रमाण है। सेंट पीटर्सबर्ग में जब रूसी राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना का स्वागत किया, 55 सेकंड के इस वीडियो ने दुनिया की महाशक्तियों को भारत के 56 इंच का सीना दिखा दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारत नौसेना का दस्ता आईएनएस तबर पर सवार होकर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा, जहां रूसी नौसेना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। समंदर में भारत की आन बान और शान आईएनएस तबर रूस के बंदरगाह पर खड़ा था, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद स्वागत करने पहुंचे, भारतीय नौसेना को सलामी दी। यूं तो रूसी नौसेना के इस कार्यक्रम में कई और देशों के जंगी बेड़े शामिल हुए थे, लेकिन भारतीय नौसेना और आईएनएस तबर को लेकर पुतिन ने जो गर्मजोशी दिखाई वो उनकी जुबान पर भी सुनाई दी। भारत और रूस की दोस्ती पुरानी है। वक्त बीतने के साथ ही ये दोस्ती और मजबूत होती जा रही है, जिसकी ताजा तस्वीरें आज सेंट पीटर्सबर्ग से सामने आई, जिसे व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। किसी तीसरे देश की मौजूदगी भी भारत और रूस के रिश्तों को प्रभावित नहीं कर पाई। रक्षा सौदों से लेकर कच्चे तेल की खरीद इसकी गवाही है। महीने के अंत में आईएनएस तबर रूस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसी महीने की शुरुआत में पीएम मोदी रूस दौरे पर गए थे। तब भी दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की जुगलबंदी की तस्वीरों ने जियोपॉलिटिक्स की चर्चाओं को गर्म किया था, और अब इंडियन नेवी को पुतिन की सलामी चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी फिर किसी नापाक साजिश को अंजाम तक ना पहुंचा सके, इसके लिए सेना ने घाटी में ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है। सीमावर्ती इलाके में संदिग्ध आतंकियों की सूचना के बाद इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। चप्पे चप्पे पर सेना का सर्च ऑपरेशन, रिहायशी इलाकों से लेकर जंगलों तक सुरक्षा बलों की तैनाती और आसमान से लेकर जमीन तक पैनी निगरानी। तस्वीरें जम्मू के रियासी सेक्टर की हैं, जहां सेना ने दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया है, क्योंकि इस इलाके में एक साथ 3 संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने का दावा किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रियासी से लेकर पुंछ तक सीमावर्ती इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है।
रियासी जिले में एक महिला ने गांव के बाहरी इलाके में 2 संदिग्ध लोगों को देखने की सूचना दी थी। वहीं पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी, जिसमें सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और विशेष अभियान समूह यानी एसओजी के जवानों ने इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। दरअसल पिछले कुछ वक्त से आतंकियों ने कश्मीर की बजाय जम्मू में ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है और अब आशंका जताई जा रही है कि आतंकी पुंछ और रियासी इलाके में किसी बड़ी साजिश में लगे हुए हैं। और बात ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में भारत ने मेडल का श्री गणेश कर दिया है। शूटर मनु भाकर ने ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया है। इस कीर्तिमान को रचने के बाद मनु भाकर के घर पर जश्न का माहौल है। तो पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति और कई महान हस्तियों ने मनु भाकर को बधाई संदेश भेजे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहला मेडल जीत लिया। 22 साल की शूटर मनु भाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मनु को बधाई दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीतने के लिए कांस्य पदक के लिए बधाई। ये सफलता और भी खास है क्योंकि वो भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। मेडल जीतने के बाद मनु के घर में खुशी का माहौल है। तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्डवर्क बहुत किया है। सबकी प्यारी है जी। आपको बता दें कि निशानेबाजी में मनु भाकर कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मनु भाकर का आज फाइनल मुकाबला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में था, जिसमें उन्हें ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं मनु भाकर का ये दूसरा ही ओलंपिक है। उन्होंने पिछले यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। इस कारण वो पिछली बार मेडल नहीं जीत सकी थी, मगर इस बार मनु ने अपना पूरा जोर दिखाया और किस्मत पर हावी होते हुए मेडल पर निशाना साध दिया।